Next chapter, service sector. Service sector, you can say it is extension of cost sheet only. यहाँ पे भी cost per unit वगैरह ही निकालना है. The only difference will be in cost sheet we were focusing on product manufacturing and here we will be focusing on service sector. जैसे सबसे बेसिक डिफरेंस होता है कि कॉस्ट शीट में व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट देयर इज ओनली वन बेस, आइदर यू विल कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट और कॉस्ट पर केजी और कॉस्ट पर टन और समथिंग लाइक दैट. लेकिन यहाँ पे दो बेसिस हो सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैं बस सर्विस चालू कर रहा हूँ, 50 सीटर बस है, 600 किलोमीटर ड्राइव होगा, डिस्टेंस इज 600 किलोमीटर्स, पैसेंजर्स आर 50, 15,000 इज द कॉस्ट ऑफ वन ट्रिप. तो ये 15,000 मुझे रिकवर करना है 50 पैसेंजर से, बट आई कैनॉट चार्ज 300 एज कॉस्ट बिकॉज ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कॉस्ट इज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कॉस्ट इज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कॉस्ट इज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस एज वेल. तो can I take 15,000 divided by 600 kilometers? This is 25 per kilometer. But 25 per kilometer will be recovered from all 50 passengers, so it will be 0.5 per passenger per kilometer. I need a composite base. Only per kilometer will not be of any use, only per passenger will not be of any use. I need per passenger per kilometer. So all I need is total passenger kilometer. जैसे per kg चाहिए तो total kg से divide करते, per kg चाहिए तो total kg से divide करोगे, per ton चाहिए तो total ton से divide करोगे, per liter चाहिए तो total liter से divide करोगे. यहाँ पे per passenger per kilometer चाहिए, यहाँ पे पर पैसेंजर पर किलोमीटर चाहिए, तो मुझे टोटल पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड करना पड़ेगा. सो 15,000 विल बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पैसेंजर्स इनटू नंबर ऑफ किलोमीटर्स. माय आंसर इज स्टिल द सेम. तो सबसे पहले एक शॉर्टकट बता रहा हूं, उसको याद रखना. इट विल ऑलवेज बी इन द फॉर्म ऑफ किलोमीटर्स इनटू पैसेंजर्स. ये एक ट्रिप का हुआ, इनटू नंबर ऑफ ट्रिप्स, ये एक व्हीकल का हुआ, इनटू नंबर ऑफ बसेस, ये एक दिन का हुआ, इनटू नंबर ऑफ डेज, ये मंथली हो जाएगा, इनटू मंथ्स करोगे तो आपको एनुअल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. किलोमीटर्स के बदले माइल्स आ सकता है, पैसेंजर के बदले टन आ सकता है, बट बेसिक स्ट्रक्चर यही है. किलोमीटर्स इनटू पैसेंजर्स एक ट्रिप, इनटू नंबर ऑफ ट्रिप्स एक दिन का, एक बस का, नंबर ऑफ बसेस एक दिन का सारे बसेस का, मल्टीप्लाइड बाय 30 डेज पर मंथ आएगा, एंड इन मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथ्स, 6 मंथ्स, 8 मंथ्स, जो भी आपको क्वेश्चन में बोला है. बस आपको यही अप्लाई करते रहना है. तो हॉस्पिटल आएगा तो पर पेशेंट पर डे और पर बेड पर डे लेना पड़ेगा, तो टोटल पेशेंट डेज निकालने पड़ेंगे. अगर आप होटल की बात करते हो तो इट इज पर रूम पर डे, तो आपको टोटल रूम डेज कंसीडर करने पड़ेंगे. जैसे यहां पे देखो, एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करना है. ए टू बी 300 किलोमीटर डिस्टेंस से यू आर कैरिंग 6 टन्स. बी टू सी 200 डिस्टेंस से यू आर कैरिंग 8 टन्स. एंड सी टू ए डिस्टेंस 100 किलोमीटर्स है, लेकिन फर्स्ट 40 किलोमीटर्स यू आर कैरिंग 7 टन्स एंड 60 किलोमीटर्स के लिए यू आर कैरिंग 3 टन्स. आपको समझा? ए टू बी 300 किलोमीटर्स, बी टू सी 800 किलोमीटर्स, सी टू ए है 100 किलोमीटर्स, लेकिन 40 किलोमीटर्स यू आर कैरिंग 7 टन्स, 60 किलोमीटर्स यू आर कैरिंग 3 टन्स. एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स मींस एब्सोल्युटली एक्यूरेट कैलकुलेशन. जिधर जिधर लोड चेंज होता है उधर कैलकुलेशन चेंज करने का. तो 6 टन्स इनटू
300, 200 into 8 tons, 40 into 7, 60 into 3. ये सेपरेटली आएगा. आपको समझा? एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स मतलब जिधर लोड चेंज उधर कैलकुलेशन अलग. आपको समझ में आई बात? लेकिन अगर कमर्शियल टन किलोमीटर होगा तो ज्यादा लोड नहीं लेने का. 300 प्लस 200, 500 किलोमीटर प्लस 100, 600 किलोमीटर ड्राइव है. और 600 किलोमीटर ड्राइव में 6 टन्स, 8 टन्स, 3 टन्स, 10 टन्स, एवरेज कितना आता है? 6 प्लस 8 14 प्लस 3 17 प्लस 24 24 divided by 4. 6 tons on an average I am carrying for 600 kilometers. That will give me commercial ton kilometers. Total distance multiplied by average load. अब अगर क्वेश्चन में कमर्शियल पूछा है तो ही कमर्शियल निकालने का, अदरवाइज यू विल बी स्टिक टू एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स. आपको चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस कैलकुलेशन का. And then commercial ton kilometers. ठीक है. इसमें एक क्वेश्चन था ग्लोबल ट्रांसपोर्ट का. आई वुड लाइक टू डिस्कस दैट. ये मिडिल पैराग्राफ में बहुत कुछ हुआ था. मैं आपको सब कुछ समझा देता हूं. देयर वर 12 आउटवर्ड जर्नीज फ्रॉम ए टू बी. 2 ट्रिप में ऐसा हुआ था दैट यू स्टार्टेड विथ फुल लोड वाज ऑफ 6 टन्स. You started with 6 tons from A to C and you drop 2 tons at C. अगर मैं 2 टन ड्रॉप कर देता हूं तो मेरे ट्रक में बचेगा 4 टन्स. तो फ्रॉम C to B I will be carrying only 4 tons. So A to C 6 टन्स कैरी किए, 2 टन उतार दिया. C to B 4 टन कैरी किए. ये 2 बार हुआ. बाकी 10 ट्रिप के बारे में कुछ नहीं बोला. तो जो होना चाहिए था वही हुआ है. A to B I must have carried 6 tons. रिटर्न जर्नी में 5 टाइम्स वी कैरिड 8 टन्स. 12 ट्रिप्स में से 5 बार वी कैरिड 8 टन्स. तो 5 बार 8 टन्स लिखना जरूरी है. बाकी 7 ट्रिप में से once we carried full load from B and we unloaded all 6 tons at C. तो B to C पूरा 6 टन्स गया. All 6 tons were unloaded once at C. मतलब C to A I must have carried nothing, and that nothing also makes a difference. क्योंकि ये distance multiplied by 0 tons आएगा. That distance will not be considered in absolute ton kilometers. और बाकी 6 ट्रिप्स के बारे में कुछ नहीं बोला. तो I must have carried 6 tons because I was supposed to carry 6 tons. तो फिर absolute का कैलकुलेशन 6 tons I carried for 140 kilometer twice, 4 tons I carried for 160 kilometer twice. मतलब 300 किलोमीटर मैंने 2 बार कवर कर लिया. और बाकी 10 ट्रिप्स का 6 tons for 300 किलोमीटर्स. वैसे ही आपका कैलकुलेशन रिटर्न जर्नी का आएगा. दिस वाज योर एब्सोल्यूट टन किलोमीटर कैलकुलेशन विच जनरली स्टूडेंट्स हैव अ प्रॉब्लम विथ. 12 ट्रिप्स में से 2 ट्रिप्स सेपरेट कर दिए. यू कैरिड 6 टन्स, 2 टन्स वर अनलोडेड ट्वाइस. ट्वाइस मतलब वही 2 ट्रिप ले आई है मैंने. तो A to C 6 टन्स, C to B 4 टन्स. A to C 6 टन्स, C to B 4 टन्स. A to C 6 टन्स, C to B 4 टन्स. A to B कुछ बोला नहीं है 10 ट्रिप्स में, तो पूरे 6 टन्स. रिटर्न जर्नी में 5 टाइम्स वी वर कैरिंग 8 टन्स. सो 8 टन्स वी हैव टू टेक. बैलेंस 1 ट्रिप out of 7, 1 trip was such where you carried 6 tons and you unloaded entire 6 tons at C. That means ideally from C to A you carried nothing, and that is getting reflected in your calculation here. That was your absolute ton kilometers calculation. ये absolute ton kilometer और commercial ton kilometers अच्छे से करके रखना. That is important. Then the next question which I wanted to cover was hotel industry. Hotel industry में they had clearly said
they had clearly said monthly lighting charges were 120 per room. सबसे पहले if you are relying on per room per day basis, we need charges per room per day. तो 120 per month, 30 दिन का 120 मतलब this will be 4 rupees per room per day and this will be 1 rupee per room per day. बस हमको सिर्फ ये ढूंढना था कि विंटर आता किधर है. तो सिंपल कैलकुलेशन था. अगर 12 महीने का विंटर है, 6 महीने सीजन दिया है, 6 महीने ऑफ सीजन दिया है, हिल स्टेशन पे विंटर इज ऑफ सीजन. इनफैक्ट ड्यू टू विंटर इट इज कंसिडर्ड ऑफ सीजन. तो 6 महीने के ऑफ सीजन में 6 महीने के ऑफ सीजन में 4 महीने विंटर के जाएंगे. 6 महीने के ऑफ सीजन में 4 महीने विंटर के जाएंगे तो 2 महीने नॉन विंटर होंगे. तो नॉन विंटर को अलग से इसमें मर्ज क्यों नहीं किया? सी योर यूटिलाइजेशन ऑफ सीजन is 80%, your occupancy of off season is 40%. Season occupancy is 80%, off season occupancy is 40%. तो कैलकुलेशन भी अलग अलग आएगा. तो 12 मंथ्स के पीरियड में 6 ऑफ सीजन में 4 महीने विंटर, 2 महीने नॉन विंटर, इसका चार्ज आएगा 4 रुपीज क्योंकि वो नॉन विंटर है. और जो विंटर है उसका चार्ज आएगा 1 रुपी और उसका कैलकुलेशन ये रहा. विंटर इज ऑफ सीजन है तो 40% ऑक्यूपेंसी फॉर 30 डेज फॉर 4 मंथ्स क्योंकि 4 महीना ही विंटर है. और रेट अप्लाई किया मैंने 1 रुपी पर रूम पर डे. नॉन विंटर में 2 महीने ऑफ सीजन के थे जहां पे ऑक्यूपेंसी होगी 40%. जहां पे ऑक्यूपेंसी होगी 40%. 6 महीने विंटर के, 6 महीने सीजन के, उसकी ऑक्यूपेंसी 80%. बाकी ये 2 महीना था, ये 6 महीना था. तो अकॉर्डिंगली 4 रुपीज वर चार्ज्ड बिकॉज इट इज विंटर नॉन विंटर रेट एंड दैट्स हाउ यू गॉट दिस 72,000. So basically सर्विस सेक्टर और कॉस्ट शीट में जो सर्विस सेक्टर इज लाइक as I told you just accumulate the cost and divide by the base. और बेस का डिटेल डिस्कशन मैंने कर दिया, आपको लिखवा भी दिया है मैंने, ये याद रखना. किलोमीटर्स इंटू पैसेंजर्स, रूम्स इंटू डेज भी हो सकता है, बेड इंटू पेशेंट हो सकता है, बाकी मल्टीप्लाइड बाय रिस्पेक्टिव फिगर्स विच आर गिवन इन द क्वेश्चन. बट ये मैक्सिमम दे कैन आस्क फॉर, दिस इज अ मैक्सिमम दे कैन आस्क फॉर. इसको याद रखना. कोई भी सम सॉल्व कर सकते हैं. वी हैव डिस्कस द थियरी इन डिटेल. हमने क्लासरूम में भी काफ़ी डिटेल में सॉल्व किया है. बट स्टिल आई वुड लाइक टू टेक अप 1 or 2 questions where I can discuss the whole thing. In fact, the most important part, which I feel from the exam perspective, will be done now. We have covered all the various different services in the classroom. We have done that. Plus, from a homework section also, we have done something. So that will be enough. But then, for practice purpose, I'm solving this question. Question number 1. Service sector is the chapter which I'm starting now. Chiku Transport Service is a Delhi-based national goods service provider owing 4 trucks for this purpose. और इन लोगों ने आपको जर्नीज के हिसाब से दिया है. फर्स्ट जर्नी दिल्ली टू कोची, सेकेंड जर्नी दिल्ली टू गुवाहाटी, देन टू विजयवाड़ा, देन टू वाराणसी, देन टू आसनसोल एंड देन टू चेन्नई. डिस्टेंस दिया है आपको, वन वे डिस्टेंस इट इज, और आपको कितना कैरी किया वो भी दिया है. जाते वक्त 14 लेके गए थे, आते वक्त 6 लेके आए. जाते वक्त 14 लेके गए थे, आते वक्त 6 लेके आए. दिस इज व्हाट वी नो. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टोटल एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स फॉर द व्हीकल. अब एब्सोल्यूट टन किलोमीटर का मतलब जिधर लोड चेंज उधर कैलकुलेशन अलग, जिधर लोड चेंज उधर कैलकुलेशन अलग. मतलब 2700 into 14 and 2700 into 6 will be shown separately. 1890 into 12 will be shown separately, and since this is 0, we need not show that. रिटर्न जर्नी अगर एम्प्टी है तो लेट इट बी एम्प्टी. हम लोग सिर्फ जाने का आउटवर्ड जर्नी कंसिडर कर लेंगे.
So total टन किलोमीटर्स आपको क्या दिया है? टोटल टन किलोमीटर्स। आपका फर्स्ट ट्रिप दिल्ली टू कोची, आपका डिस्टेंस है 2700 किलोमीटर्स। जाते वक्त यू कैरीड 14 टन्स एंड आते वक्त you have carried only 6 tons. So, kilometers, ton kilometers means number of tons into number of kilometers. This will be your ton kilometers of the first route. आपका second route है दिल्ली to गुवाहाटी। दिल्ली टू गुवाहाटी आपको डिस्टेंस दिया है 1890 किलोमीटर्स मल्टीप्लाइड बाय 12। ये तो सीधा 22,680 लेंगे बिकॉज आते वक्त यू आर नॉट कैरिंग एनीथिंग। Since you are not carrying anything while coming back, we are not going to consider the return journey. उसके बाद दिल्ली टू विजयवाड़ा, the distance is 1840 kilometers. While going you carried 15, but while coming back you didn't carry anything, तो 27,600 सिर्फ इतना ही कंसिडरेशन आएगा। We will not consider return journey. Delhi to Varanasi, 815 किलोमीटर्स 10 टन लेके गए। While coming back you're not carrying anything, so please don't consider that. Delhi to Asansol, 1280 kilometers multiplied by 12, and 1280 kilometers while coming back you have 4 kgs with you. So 1280, 15,360, 5120, 20,480, and the last distance is Delhi to Chennai, 2185 kilometers. जाते वक्त 10, 2185 kilometers, आते वक्त 8। टू 185 into 10 and 2185 into 8. $39,
330. When you are not carrying anything on the return journey, we haven't considered the return journey here, क्योंकि एब्सोल्यूट टन किलोमीटर मतलब जिधर लोड चेंज उधर कैलकुलेशन अलग, जिधर लोड चेंज उधर कैलकुलेशन अलग. So this is a calculation, this is a simple calculation for total ton kilometers, total tons into total kilometers, total tons into total ton kilometers. अब ये लोग आपसे पूछ सकते हैं फाइंड आउट कॉस्ट पर टन किलोमीटर. सिंपली गेट द टोटल ऑफ एंटायर कॉस्ट स्ट्रक्चर. पूरा कॉस्ट स्ट्रक्चर एक साथ ले लो, सारा कॉस्ट स्ट्रक्चर एक साथ ऐड कर दोगे, डिवाइडेड बाय 170 to 240 करोगे तो यू विल कम टू नो कॉस्ट ऑफ पर टन पर किलोमीटर. इट इज दैट सिंपल, एकदम सिंपल. एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स होता है तो व्हेनेवर देयर इज अ लोड you consider the journey. If there is no load, do not consider the journey. That is your question number 1. Second question. A hotel having 20 single rooms is having 80% occupancy in the normal season. We all know that we don't go by the capacity, we always go by the occupancy. So 80% occupancy for 8 months and 50% in off season of 4 months. We have 30 days in a month. We have a total fixed cost of 53,25,000. We have a variable cost per guest per day. Now if it is a hotel, it is per room per day, or it can be per guest per day. That depends on the tariff mentioned in the question. Ideally, if nothing is mentioned, if it is room per room basis, then it is per room per day. सिंगल रूम है तो जनरली इट इज अज्यूम्ड दैट सिंगल रूम है. डबल रूम मतलब डबल बेड, 2 ऑक्यूपेंसी विल बी ऑफ 2. सिंगल रूम है तो एक ही ऑक्यूपेंसी होगी. तो 500 आपका पर पर्सन पर डे कॉस्ट है वेरिएबल. 53,25,000 आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट है. Management wishes to make a profit margin of 25% on total cost. We are supposed to find out tariff per room per day. And then second part is calculate break-even occupancy in normal season in percentage, also assuming that there is 50% occupancy in off season. Okay. So that calls for a different calculation altogether. We'll first go for the first part A. Calculate tariff per room per day. If it is tariff per room per day to be calculated, we need total revenue to be collected. We need total revenue to be collected plus some profit so that we can decide the cost structure accordingly. And the tariff per room per day accordingly. So दो चीजें निकालनी पड़ेंगी. पहले रेवेन्यू. सो आई विल बी गोइंग फॉर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू. आई विल फर्स्ट गो फॉर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू. अब स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू में आई विल फर्स्ट राइट डाउन माई फिक्स कॉस्ट स्ट्रक्चर फॉर द ईयर. And my fixed cost is 53,25,000. 53,25,000 plus variable portion. Plus variable portion. अब variable portion अगर आपको निकालना है तो आपके पास 500 पर पर्सन पर डे कॉस्ट है. इसका मतलब मुझे अब सबसे पहले निकालना पड़ेगा टोटल परसेंटेज. दिस विल गिव मी टोटल कॉस्ट. चलो आंसर नहीं निकाल सकता, अमाउंट नहीं निकाल सकता, फॉर्मेट तो लिख ही सकते हैं हम लोग. देन वी हैव प्रॉफिट एंड देन वी हैव रेवेन्यू टू बी कलेक्टेड. हमको बोला गया है कि 25% ऑन कॉस्ट प्रॉफिट चाहिए. ओके, सो इट विल बी 25% ऑन
कॉस्ट स्ट्रेट अवे। बस तो फिर एग्जाम में ऐसे ही स्ट्राइक हो करना है आपको, सॉल्व करो, स्टार्ट करो, रेवेन्यू तक पहुंचो। अच्छा, रेवेन्यू तक नहीं पहुंच सकते, क्यों? क्योंकि रूम डेज नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब नाउ वी आर गोइंग फॉर टोटल रूम डेज। नाउ वी आर गोइंग फॉर टोटल रूम डेज। अब ध्यान से सुनना, इसमें पहले नॉर्मल आएगा और फिर दूसरा कैटेगरी इज ऑफ सीजन। मतलब आप सीजन ऑफ सीजन भी लिख सकते हो, आपको नॉर्मल, एबनॉर्मल, नॉर्मल और ऑफ सीजन नहीं लिखना है। यू कैन ऑलवेज मार्क इट एज सीजन ऑफ सीजन एज वेल। ठीक है। आपके पास रूम्स कितने हैं? 20 रूम्स। अब चाहे सीजन हो या ऑफ सीजन हो, रूम्स तो 20 होंगे। हाँ गाइस, लेकिन ऑक्यूपेंसी बदलेगी। सीजन में 80%, ऑफ सीजन में 50%। सीजन में 80%, ऑफ सीजन में 50%। दिस इज पर डे। ऐसा 30 दिन चलेगा तो एक महीने की इंफॉर्मेशन मिलेगी। सीजन इज ऑफ 8 months, ऑफ सीजन इज ऑफ 4 months। So 16 into 30 into 8, 3840, 10 into 120, 1200। 5040, 5040। अच्छा, तो 5040 रूम डेज मल्टीप्लाइड बाय 500, per room per day. One guest is one room, single room it is. So 25,20,000 plus 53,25,000, 78,45,000 plus 25% plus 25%. So 7845 into 25%, 19,61,250. So 98 lakhs 6,000. 98 lakh 6,250 will be your total revenue to be collected. So guys, क्वेश्चन में सबसे पहले क्या मांगा है? टैरिफ पर रूम पर डे। टैरिफ विल बी कलेक्शन 9806,250, करना है 5040 रूम डेज के हिसाब से। ₹1945.68। अब देखो, आप चाहो तो इसको राउंड ऑफ कर सकते हो, दैट इज 1946 पर रूम पर डे। Generally we do not charge
We do not charge based on this. Generally we do not charge based on 0.68 and all that. तो आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो बेटर होगा. That was your first part of the question. Part B पूछ रहा है break even occupancy in normal season assuming that there is 50% occupancy in off season. अब आपको ब्रेक इवन कैलकुलेशन अगर करना है तो सबसे पहले आपको ढूंढना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन पर रूम पर डे. कंट्रीब्यूशन पर रूम पर डे. आप कितना चार्ज कर रहे हो? 1946. 1946 यू आर चार्जिंग. 500 इज वेरिएबल कॉस्ट. 1446 per room per day is your contribution. So break even point for the year will be fixed cost upon contribution per unit. अब यहाँ पे per unit का मतलब होता है per room per day. आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है? 7845 में से 5325 आपकी फिक्स कॉस्ट थी. 53,25,000 आपकी फिक्स कॉस्ट थी. 1446 आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है. तो 3683 room days. This is your overall break-even point. This is your break-even point per annum. इन्होंने break-even point during season पूछा है. Okay. So break-even point during season. Guys, overall break-even point मुझे मिला ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट मुझे मिला 3683 रूम डेज. इसमें से ऑफ सीजन में कितना होने वाला है? इसमें से गाइस 1200 तो ऑफ सीजन में निकल जाएगा. और 1200 अगर ऑफ सीजन में निकला तो सीजन के लिए कितना बचा मेरे पास? 2483. You understood what have we done? ओवरऑल फिक्स कॉस्ट रिकवर करने के लिए 3683 ब्रेक इवन है. इसमें से 1200 ऑफ सीजन में हो जाएगा. 1000 अगर ऑफ सीजन में निकल जाएगा 1200 अगर ऑफ सीजन में निकल जाएगा तो बाकी 2483 सीजन में निकालना पड़ेगा. एंड दे हैव आस्क्ड अस टू फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट आल्सो. They have asked us to find out percentage break even point. Of season. So 2483 is what I need to achieve. But 20 rooms. देखो occupancy कितनी भी हो percentage के लिए I am using 100% capacity. So for 30 days and 8 months into 100. So 2483
divided by capacity of season. So 2483 divided by 4800, 51.73%. आपको समझा? आई एक्सप्लेन वंस अगेन. उन्होंने ब्रेक इवन पॉइंट मांगा था. ब्रेक इवन पॉइंट के लिए हमने सबसे पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला, फिक्स कॉस्ट को पर यूनिट से डिवाइड किया. वी रियलाइज दैट ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर टू रिकवर फिक्स कॉस्ट ऑफ 1 ईयर मुझे इतना काम करना पड़ेगा. क्वेश्चन क्लियरली पूछ रहा है ब्रेक इवन ऑक्यूपेंसी इन नॉर्मल सीजन as well as percentage. तो इसका मतलब 3683 I have to reach, I have to achieve this in 1 year. But during season, during off season 1200 तो वैसे भी हो रहा है, तो सीजन में 2483 पहुंचना चाहिए. अब सीजन में 2483 पहुंचने के लिए दिस इज अ ब्रेक इवन पॉइंट ड्यूरिंग सीजन. ब्रेक इवन पॉइंट ड्यूरिंग सीजन in terms of room days. In terms of room days. अब सीजन में 8 महीने में 30 दिन के हिसाब से 240 दिन काम होता है. हर दिन 20 रूम्स अगर ऑक्यूपाई होते हैं तो कैपेसिटी इज 4800. 4800 में से मुझे सिर्फ यूटिलाइज करवानी है 2483. तो कैपेसिटी पर्सपेक्टिव से ब्रेक इवन पॉइंट इज 51.73% ऑफ द ओरिजिनल कैपेसिटी. I did not consider occupancy when I was discussing this. भाई मुझे इतना पहुंचना है 4800 में से, तो 51.73% पे काम करना पड़ेगा. हाँ, फिर ऑक्यूपेंसी कितनी होती है दैट इज अ डिफरेंट थिंग. समझ में आया? एकदम क्रिस्टल क्लियर. ओके, सो बस ये थोड़े से टेढ़े सम थे जो डिस्कस करने थे. बाकी अपना जेकेएससी मटेरियल कर लो, एमटीपी आरटीपी कर लो, पास पेपर्स, दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू. Thank you so much. Bye-bye.